गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे डायरी के पन्ने जो कि एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। एनी फ्रैंक ने बहुत अल्प आयु में अर्थात 13 वर्ष की अवस्था में जर्मनी के उस शासन तंत्र, उस सामाजिक व्यवस्था का चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है जब यहूदियों के ऊपर हिटलर का शासन में जुल्म ढाए जा रहे थे, अत्याचार किए जा रहे थे। उन ढाए गए जुल्मों का जीवंत दस्तावेज इस एनी फ्रैंक की डायरी को माना जाता है। आज हम इसका अगला पत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 61, जो शनिवार 28 नवंबर 1942 को लिखा गया। एनी फ्रैंक ने अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए कहा, ये गुप्त निवास पर आकर रहने लगे हैं, अर्थात अज्ञातवास में आ चुके हैं जहाँ पर इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है, इनको किस किस का उपयोग करना पड़ रहा है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना इनको वहाँ पर करना पड़ रहा है, उसके बारे में इसके अगले पत्रों में हमें देखने को मिलेगा। हम प्रारंभ करते हैं शनिवार 28 नवंबर 1942 को लिखा गया पत्र। एनी फ्रैंक कहती है कि हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं क्योंकि अज्ञातवास था, अंधेरा था, बेसमेंट था, तो लाइट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है कि बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए फिर कोई बिजली नहीं होगी। कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है ये अरसा इससे भी कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस एक पखवाड़े के भीतर क्या घटना घटी तो इसका इन्हें अनुमान भी नहीं था। लेकिन कौन जानता है कि ये अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4 साढ़े 4 बजते ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम उलझुल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। अब वहाँ पर क्या था, केवल इनको समय व्यतीत करना था, तो समय व्यतीत करने के लिए ये उलझुल हरकतें करते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं, अंधेरे में व्यायाम करने लग जाते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलने लग जाते हैं और किताबों के बारे में आलोचना समालोचना करने लग जाते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं, बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। तरीका क्या था देखिए, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंधेरे में अंदर वाला किसी को दिखाई नहीं देता, जबकि प्रकाश में अंदर वाले बाहर वालों को दिखाई देते, तो इनका गुप्त अज्ञातवास नहीं रह पाता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। अब मिस्टर डसेल के बारे में बता रही है। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूँकि मुझ अकेली को ये सुख मिला हुआ था क्योंकि मैं उनके साथ, महाराज डसेल के साथ, ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ। मतलब जिस कमरे में ये रह रही थी वो डसेल के साथ ही रह रही थी। और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग मतलब शैतानी दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट, फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ मैं कान ना धरूं, मतलब उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल की एक नेगेटिविटी और थी। वो क्या थी कि मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर भी हैं, मतलब वो इसकी बात को उसको और उसकी बात को इसको कह देते हैं, वो गुप्त बात नहीं रख पाते। वे जाकर
इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से फिर मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो क्या होता है, तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट के बाद बुलावा भेज देती है, क्योंकि वो उस बच्ची को बचा लेना चाहती हैं। सचमुच मीन में एक निकालने वाले परिवार में आप क्या बन जाओ, केंद्र बिंदु बन जाओ, केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा जाए, फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। एनी फ्रैंक बता रही है कि रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या मैं रो ही सकती हूँ। मतलब ये रात को जब बिस्तरों पर सोती है तो अपने द्वारा की गई कमियों का अवलोकन करती है, तब इसे पता पड़ता है कि मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पर या तो उन पर हंसा जा सकता है या उन पर रोया जा सकता है। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ, मतलब ये अपने आप में बदलाव लाना चाहती है, परंतु ये बदलाव ला नहीं पा रही है। आखिर में ये अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक शिक्षा भी प्रदान की गई है कि आप कागज़ का जो अपव्यय करते हैं वो कागज़ कितना महत्वपूर्ण होता है, कि बुरा वक्त आता है तो आपको कागज़ की भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी हमें मिलता है, क्योंकि कागज़ किससे बनता है, पेड़ पौधों से। तो अतः कागज़ की उपयोगिता हमें समझनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। मतलब ये अपने बारे में जो बता रही है उस गुड़िया को कह रही है कि ऊपर वाली बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने जो बातें तुम्हें इस पत्र में लिखी है उन बातों का तुम्हें कोई सिर पैर नहीं मिलेगा, तुम्हारी एन। अगला पत्र देखिए, जो शुक्रवार 19 मार्च 1943 में लिखा गया। ये सब अंश दिए गए हैं आपको पत्रों के, पूरे कंटिन्यू जो लिखे थे उन पत्रों का कंटिन्यू नहीं दिया है, यहाँ पर निरंतरता नहीं है, हमें बीच बीच के पत्र यहाँ पर अंश के रूप में दिए गए हैं। तो अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है वो कि मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, मतलब टर्की जिसे आप कहते हो तुर्की, टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने, सेंट्रल मिनिस्टर ने ये कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। तटस्थता मतलब अपनी नीति को, जिसके कारण वो रुका हुआ था या किसी का साथ दे रहा था। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में हो चुका है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वो उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। उस समय जैसे आपने देखा अभी हमारे यहाँ पर नोटबंदी हुई थी, उस समय वहाँ पर भी नोटबंदी हुई थी। तो देखिए उसके बारे में बता रही है अभी, 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो नोट बंद कर दिए और उनके पास पड़ा है तो न तो उसे बदला सकते हैं न उसका कोई हिसाब किताब दे सकते हैं, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अज्ञातवास में रह रहे हैं। तो 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी आपको देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। मतलब आप देखो, इनको केवल टैक्स अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन केवल 1 हफ्ते का समय उनको दिया गया था और 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार होने की बात कही जा रही थी। गेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था।
इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, कि मतलब आने वाले वर्षों का टैक्स भी पहले से ही कंपनी के द्वारा जमा करा दिया गया है। इसलिए फिलहाल तो उनकी गर्दन क्या है, पानी के ऊपर है, अर्थात वो कानूनी शिकंजे में नहीं फंस सकते। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों की चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा, क्योंकि ये किसके साथ रहती थी, डसेल के साथ। अब जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, मतलब डच लैंग्वेज सिखाती है मार्गोट उनको, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। अब हिटलर के बारे में बताया जा रहा है, तो देखिए हिटलर के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है कि जनाब हिटलर सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने जो उन्हें रेडियो पर सुना, सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था, कैसे, जैसे हिटलर किसी से परिचय पूछ रहा है तो वो क्या कहता है, मेरा नाम हेनरिक शोपेल है। तब हिटलर पूछता है कि आप कहाँ जख्मी हुए थे, तब वो कहता है स्टालिनग्राद के पास। तब हिटलर पूछता है कि किस किस्म का घाव है ये। तब घायल व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, घायल सैनिक कि दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें एक तो ऐसा था जो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि मेरे ख्याल से तो अभी भी वो उसी उत्साह में होगा कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर ही पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पैर से वो पूरा ज़मीन पर घिस गया। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। इस प्रकार से वो डसेल के बारे में और हिटलर के बारे में बता रही है। तुम्हारी एन। अब देखिए अगला पत्र। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को लिखा गया अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए। यहाँ पर एनी फ्रैंक अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। कहने का अभिप्राय ये है कि अब ये फालतू थे, इनका समय पास नहीं हो रहा था, व्यतीत नहीं हो रहा था, तो ये क्या करने लगी, लोगों के परिवारों की वंश वृक्षों की या राजाओं के परिवार की वंशावली को खोजने में लगे कि कहाँ से इनका उद्भव हुआ, कहाँ से इनका विकास हुआ, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, अभी कौन चल रहा है। इस तरह से ये वंश वृक्ष कहलाते हैं या वंशावली कहलाती है। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। क्यों? किसी का वंशावली कहाँ से प्रारंभ हुई, इसके लिए हमें बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियाँ लग सकती है, क्योंकि न जाने कितनी जानकारियाँ इसके पीछे छिपी हुई आपको मिलेगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। BBC चैनल था उस समय का। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। मतलब इसे फिल्मी कलाकारों की तस्वीरों को अलग करने का और देखने का शौक था। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर
मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, वो मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की एक प्रति लेकर के आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी हैं जो जरा भी दुनियादार नहीं हैं, वो इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। अब इसको इतना अनुभव हो गया कि ये ऊपर से नीचे तक जो भी ये फिल्म के सभी कलाकारों के नाम सही सही बता देती है। बेप, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रही हैं या जा रहे हैं, तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसके पास जो पत्रिका आती थी सिनेमा एंड थिएटर वाली, तो ये उस पत्रिका को पढ़ करके और अपनी रुचि के कारण उन फिल्मों के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेती थी और जाने वाले को पहले ही ये सब कुछ बता दिया करती थी। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा अर्थात ताना मारा कि मुझे बाद में फिल्म में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं ज़बानी याद है। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, केश सज्जा यानी बालों को सजाकर बाहर आती है, तो मैं सबके चेहरे पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो असहमति किस बात की है, ये उसे अपनी खोज बताना चाहती है, अपना पैटर्न बताना चाहती है, लेकिन लोग उसके लिए सहमति प्रदान नहीं करते, क्योंकि लोग उस पैटर्न को, उस बालों की सुंदरता को, उस स्वरूप को पहले ही देख चुके होते हैं। और ये भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा, किस बात के लिए, कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा ये जवाब है कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता, तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ लपकती हूँ, गुसल खाना बाथरूम, और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए और घुंघराले हो जाते हैं। इस तरह से अपने बारे में बता रही है और आखिर में अपना नाम लिख रही है, तुम्हारी एन। अगला पत्र देखिए, जो बुधवार 28 जनवरी 1944 को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए इसके द्वारा लिखा गया। इस पत्र में ये कहती है, उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए, कि आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है, क्योंकि इसे वही बातें रोज़ रोज़ सुननी पड़ती थी। अगर खाने के वक्त बातचीत, राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेज वांदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं कि खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियाँ और डरे हुए मरीज। ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है, जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है तो बाकी सातों उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको वो कहानियाँ, वो घटना है, वो मामले पूरी तरह से पता है, वो उसको कई बार सुन चुके हैं, इसलिए सबको वो चीज़ कंठस्थ हो चुकी है। किसी भी लतीफ़े को, लतीफ़ा चुटकुला, किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंचलाइन पता होती है कि कहाँ पर इस पर हंसी आएगी। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनने वाले को उस पर अकेले ही हंसना पड़ता है। अब वो किससे संबंधित होते हैं देखिए, अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई, जो इन घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, उनकी इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी आप उसमें जोड़ नहीं सकते। एनेक्सी की यह हालत, एनेक्सी अज्ञातवास, वो गुप्त स्थान जहाँ पर ये रह रहे थे,
एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने और सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने और सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत अगर न होती तो मिस्टर क्लीमेन जॉन मिया पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक ना दूँ, क्योंकि बार बार सुनकर के दुखी हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़ों को टोकने सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करें, मतलब प्रयास, हिमाकत है ना प्रयास, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।